पिछले सेशन में एंड डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि आई होप आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे हैं अपनी सेहत का और अपने मन का, माइंड का, अपनी भावनाओं का, और बहुत बहुत जरूरी है, राइट? सो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हमने दो तीन सेशन से हम बात कर रहे हैं अपने माइंड को समझने की, क्योंकि जो हम गहराई से जब किसी भी चीज को समझते हैं, जैसे ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान से हमारे को कॉन्फिडेंस मिलता है। सो हमारे को जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो हम उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने डेली दिनचर्या के जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको, उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि दो तरीके का जिंदगी हम जीते हैं। एक होता है इमोशनल, भावुक रहकर, और एक होता है प्रैक्टिकल कि हाँ यही सही है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। घबराहट शुरू हो जाती है कि नहीं, इतने पैसे नहीं है, हर चीज को हम तोल मोल के करना शुरू कर देते। अगर ये है तो तभी हम कुछ कर पाएंगे, अगर इतना नहीं है हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने मन को मार मार, तो ये सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है। तो इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम प्रैक्टिकल साइड ज्यादा लेना जरूरी समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सेफ है कि हाँ मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैं इतना ही कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, इतने से मेरा घर चलेगा, इतना ही मैं ले सकता हूँ, और अगर इससे थोड़ा सा भी कटौती हो गया, कुछ कम हो गया, तो जान पे आ जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना लोगों को ले दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज में रहने हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल वे है। तो यही एक जिंदगी जीने का सहारा बन जाता है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत चाहते हैं। वो आप जिस मोड़ पर उसको ले जाएंगे, आपकी जिंदगी वही बना देगा। अब ये मोड़ कौन सा है? घबराहट का। अब आप जिंदगी में जो भी आगे करेंगे वो हाथ से सारे घबराहट वाली है। तो ये मन बहुत चाहते हैं। तो अगर एक मन बिल्कुल, एक जैसे माँ बाप अपने बच्चों को वो रास्ता सिर्फ दिखलाएंगे जिसमें माँ बाप को भी सेफ लगे, बच्चों को भी सेफ लगे, लेकिन अगर वो रास्ता दिखला दे जिसमें माँ बाप भी सेफ नहीं रहे, बच्चे भी सेफ नहीं रहे, तो वो वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे, राइट? तो इसीलिए मन की साइंस को जाना, जानना बहुत जरूरी है। तब हम क्या करते हैं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर हम अपनी भावनाओं से जिंदगी ना जीकर, प्रैक्टिकल जिंदगी भी जीकर, हम एक और तरीके की सोच से जिंदगी जीते हैं। उस तरीके की सोच के बारे में आज हम बात करेंगे। भावना ज्यादा करेंगे, भावनाओं से ज्यादा जिंदगी जिएंगे तो कभी कभार गलत फैसले ले लेते हैं। ओवर प्रैक्टिकल से करेंगे तो डर के साथ जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक और सोच है, उस सोच के बारे में आज हम बात करेंगे, जो बहुत ही देख देख सुनने में, समझने में आसान है, करने में मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मन उस तरीके में नहीं बना। क्योंकि हर इंसान अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, सिर्फ सेहत से नहीं, इवन समाज में जीने के लिए जान बचाने में लगा हुआ है, ठीक है? तो लेकिन एक और तरीका है अपने आप को बिल्कुल, माइंड को बिल्कुल काम डाउन कर देने का, और वो आज हमारे इस कोरोना वायरस से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो हम उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। आज हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम जो तकलीफ में, पीड़ा में होते हैं, उसका कारण क्या है। दूसरा, हमें हर पीड़ा से ऊपर खुशी कैसे चुननी चाहिए, खुशियों को कैसे चुनना चाहिए हर पीड़ा के ऊपर, हर रियलिटी के ऊपर, हर तकलीफ के ऊपर
खुशियों को कैसे चुनना चाहिए, और कितना जरूरी है कि हम अपनी जाति से ऊपर चढ़ के, ऊपर उठ के, अपने व्यवसाय से ऊपर उठ के हम अपने डिग्निटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हम गौरव से जी। आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, आप जानते हैं, लेकिन दुनिया की दौड़ में, हर रोज की दौड़ में आप भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। हर इंसान के वो ही लक्षण, वो ही हाथ पैर, वो ही दिल, वो ही दिमाग, वो ही चेहरे, सबका वो इक्वल, सब में सम्मानित, सम्मान है, आई मीन सॉरी, इक्वल है। आई थिंक आई एम वेरी बैड इन हिंदी, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, और नहीं हो पाया तो आप यहाँ पे चैट पे डाल सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो हमारा गौरव से जिंदगी जीने का हमारा हक है, ठीक है। तो आज आप जो भी मेरे से समझेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, उसको आप एक लेक्चर ना लेकर, एक भाषण ना लेकर, आप उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, ताकि आपको, आप उसको एक भावनाओं के साथ जोड़िए कि मेरा इस धरती पर, चाहे मेरी जो भी जाति है, चाहे मेरा जो भी व्यवसाय है, चाहे मैं कुछ भी हूं, मेरा इस धरती पर पैर रखना कोई ना कोई तो वजह है। मेरा इस धरती पे आना मेरे गौरव का कारण है। आज मैं जो भी सोनिया मैम से सुनूंगा, ये सुनूंगी, उसमें मैं अपनी जिंदगी को जाति, जात, व्यवसाय को ना लेकर, एक मानवता को लेकर मैं आज से अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, एक्चुअली इतना कुछ था आपके साथ आज शेयर करने का, तो मैंने सब कुछ जो भी मेरे माइंड में था वो लिख दिया है। सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी कि आजकल के वक्त में नॉलेज, ज्ञान को लेकर समझ लीजिए बम्प, टेक्नोलॉजी, गूगल, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो आप खोल के नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर भी तकलीफ है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को समझने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या है, वो मिसिंग है, वो शायद कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि इतना वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, इतना नॉलेज है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आप अपने दिमाग में एक हिस्सा है, उसको आप छू भी नहीं पाते हैं। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास रखिए, ये भी दुनिया के एक समझिए एक हिस्सा है जो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ये भी उनका एक तरीका है कि ना कोई सोचेगा, ना सोचने का वक्त मिलेगा, और हमारे प्रोडक्ट्स बिके जाएंगे, बिकते जाएंगे, और हम अमीर होते जाएंगे। तो ये लोगों की इनोसेंस, सादगी, लोगों का भावनाओं के साथ खेलने का एक तरीका होता है, और हम सब उसके शिकार होते हैं, हर रोज उसके शिकार होते हैं। इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस धरती पे आना कोई महत्व है उसका, बिल्कुल भूल जाते हैं। और फिर हम ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है, समझ नहीं आता क्या करो, लेकिन ऐसे धंस जाते हैं इस अंधेरे में कि वापस जाना मुश्किल हो जाता है, वहीं पे आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, जब दुनिया का लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, उसकी हिस्ट्री से मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा गंदा चेहरा शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा, ठीक है। महाभारत के वक्त भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो दो राज्य के बीच में, ये पूरी दुनिया में हुआ। यहाँ पे आप कहानियां सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे छोटे बच्चे से
लेकर बड़ों तक, छोटे बच्चे से लेकर आज भी आप कितनी जगह है आपके इस्लाम की तरफ जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सऊदी अरेबिया और उस तरफ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो अपने में लड़ाई है, और वहां पे जाति और ये सब के बीच में चीजें शुरू हो जाती है जब इंसानियत छोड़ देते हैं। इंसानियत क्या है? हम सब में दो हाथ है, सबका दिमाग है, सबका दिल है, सबकी भावनाएं हैं, लेकिन ये जाति को लेकर, लोगों की कमजोरियां को लेकर लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते। ये शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और एक और महामारी हुई थी 1918 में। जब ये सब हुआ था, कुछ तो लोगों ने सीखा होगा। हम क्या करते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं हम हिस्ट्री को नहीं देखते। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास कितना सोल्यूशन हिस्ट्री में ही है, कितने सुझाव, कितने सारी जिसे कहते हैं ना एक दवाइयां जिसे हम खा के ठीक हो सकते हैं, वो हिस्ट्री में है। क्योंकि वो हमारे से बदतर सिचुएशन से निकल चुके हैं। हम तो बहुत बेहतर है क्योंकि हमने, कुछ लोगों ने सीखा और कुछ लोगों ने आगे बढ़े, लेकिन कुछ इनोसेंट और बहुत सॉफ्ट लोगों का सहारा लेकर उनका फायदा लेकर आकर बढ़े। सो जो महामारी आई थी 1918 में, और जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उस वक्त, और जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था 1942 में, तो ये जो वर्ल्ड वॉर थे, ये ऐसा तो नहीं था कि ये हुआ और खत्म हो गया। उस वक्त जो दिमाग के ऊपर असर हुआ था, उसी असर की वजह से पहली बार असाइलम्स और बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले थे। उस वक्त अस्पताल ना कहकर ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर देते थे तो उसको पागल खाना कहते थे। लेकिन आजकल के वक्त में इतना एडवांस हो गई है सोच कि अब उनको अस्पताल कहते हैं, क्योंकि दिमाग की बीमारी शुरू हो जाती है। जब क्राइसिस आता है तो दिमाग में बीमारी शुरू हो जाती है। और हम आज जो रीड में कर रहे हैं वो यही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस क्राइसिस में किसी को कोई बीमारी ना हो, ना तो मानसिक की और ना ही फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो। तो जब ये 1940s में ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तब बहुत सारे प्रश्न लोगों में जागे थे। वो क्या प्रश्न थे? कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज हम हैं कल नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि जरूरी नहीं है बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ा होगा, बच्चे को भी वो नहीं छोड़ रहे। बच्चा भी आज कोई नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि हर इंसान की जिंदगी 100 साल तक है। बच्चे भी अपनी उम्र से पहले उस वक्त मर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास था, जैसे हिरोशिमा जापान में एक सिटी है जहां पे बम से पूरी सिटी को खत्म कर दिया, घर, लोग, सड़कें, पहाड़, कुछ नहीं, एक बम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो फिर उन्होंने फिर सोचा ये क्या है, जब कुछ इस दुनिया में परमानेंट है ही नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इम्परमानेंट है, आज है कल नहीं है, तो हम इतनी महामारी और इतना मारामारी में क्यों लगे? उन्होंने ये प्रश्न उठाना शुरू किया। इसी प्रश्न से मनोविज्ञान की साइंस शुरू हुई कि माइंड को हम कैसे सकारात्मक दिशा में ला सकते हैं, हम माइंड को किस दिशा में ले जाएं जिससे उन सब लोगों की तकलीफ खत्म हो और हम आगे बढ़े। नहीं तो इधर रह गए तो सब पागल खाने चले जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मनोविज्ञान को समझने के लिए साइंटिस्ट ने माइंड को समझना शुरू किया, उसकी साइंस के बारे में समझना शुरू कर दिया कि अब हम क्या करें। तब देखिए कोई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ माइंड को समझने की कोशिश करी थी। और आज हम जो भी हैं उसी माइंड की वजह से, अगर उस वक्त माइंड को नहीं समझते
और इस मनोविज्ञान के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं इस चीज को जानते, तो आज हम जो है वो नहीं बन पाते। तो इसका मतलब जो गहराई की सोच इस वक्त हमने करनी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन के बाद, उसमें माइंड को अगर आज आप समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए माइंड को समझते हैं क्या है। माइंड मन की अंतर स्थिति होती है और बाहर की स्थिति होती है, ठीक है। तो मनोदशा जिसे कहते हैं, अंदर की होती है बाहर की होती है। अंदर की होती है 4 तरीके की, जो हमारे सब में, हम जिससे पैदा होते हैं हम सब में वो एक समझ लीजिए मशीन के पार्ट्स ऑलरेडी होते हैं, वो हमारी मशीन के अंदर के पार्ट्स, ठीक है। वो जानना बहुत जरूरी है। एक है वो जिसे बीटा कहते हैं, वो है जो आपके दिनचर्या में मदद करता है। मतलब आज सोचा मुझे यहाँ जाना है, मुझे ब्रश करना है, मुझे उठना है, मुझे पानी भरना है, मुझे गाय को चारा देना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कंप्यूटर पे ये काम करना है, मुझे फाइल सबमिट करनी है, मुझे रिपोर्ट करना है अपने बॉस को, और मुझे घर में खाना पकाना है, मुझे अपने परिवार को खाना देना है, दिनचर्या, ठीक है। और जो आगे की जिंदगी बन जाती है वो वाला माइंड। दूसरा हमारे अंदर एक और पुर्जा होता है माइंड का, वो है अल्फा, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करने का पुर्जा होता है, कि हम उसमें उस रिलैक्स की स्थिति में आ सकते हैं, जिसमें हम आंखें बंद करके थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए या ऑफिस में बैठ गए या घर में बैठ गए, थक गए, तो हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि मैं समुद्र के किनारे हूँ, मैं सोच रही हूँ और सोच रहा हूँ, और बहुत अच्छा सूरज बाहर निकल रहा है, तेज हवा चल रही है, तो माइंड को रिलैक्स करने का वो एक शक्ति है। एक और मनोदशा हमारे अंदर है, वो है थीटा, वो है डीप रिलैक्सेशन की, मतलब ये जो आपका रिलैक्सेशन है वो हमारे अंदर और गहराई में जा सकता है। वो गहराई है जब हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और इसमें एक साइंस है जिसमें एक हिप्नोसिस का डॉक्टर होते हैं जो आपको आंखें बंद करके आपको किसी और दुनिया में ले जाते हैं, ताकि आप इस दुनिया से जाके दूसरी दुनिया, पहले की दुनिया में जाके अपनी जिंदगी पिछले की देख पाते हैं। वो भी एक मनोदशा हमारे अंदर है। चौथी है डेल्टा, जो है जब हम डीप स्लीप, मतलब रात को सो गए और 8-9 घंटे के बाद उठे। सो ये मनोदशा ऊपर से शुरू होकर ऐसे पीछे जाती है, ठीक है। और हम आंखें बंद करते, आंखें खुली है तो ये वाला हिस्सा चलता है, आंखें बंद है तो ये वाला, अंदर की आंखें बंद है तो भी ये वाला, और बहुत हम गहराई में सोचे, आर्ट थेरेपी करें तो ये वाला चलता है, और जब बिल्कुल सो जाए ड्रीम वाला, सपनों वाला, तो ये वाला हिस्सा होता है। तो हमारा माइंड बहुत गहरा है, कहने को पता नहीं कितने पिछले जन्मों तक जा सकता है। ऑलराइट। और अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि कैसे हम अपने दिनचर्या में भूल जाते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति की ताकत है अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने की। अब ये जो मनोदशा अंदर की है, ये अंदर की मनोदशा टोल मटोलती है बाहर के सिचुएशंस की वजह से, बाहर के जब हमारे जिंदगी चलती है उसकी वजह से चलता है। तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं 10 मनोदशा। हमारे पास 10 मनोदशा और है जो बाहर और अंदर की मनोदशा के साथ जुड़ती है। पहली, पीड़ा की मनोदशा, और ये हम सब में है, आप में है, मुझ में है, हर जीवित इंसान में ये 10 मनोदशा होती है। और इन्हीं मनोदशा को आज आप समझ जाएंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कैसे आप अपनी मनोदशा को अपने उंगली पे नचा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ सफरिंग, दैट इज मनोदशा, पीड़ा की मनोदशा। ये कौन सी मनोदशा होती है, जो जिसमें पीड़ा होती है, किसी भी चीज की पीड़ा, मुझे आजादी नहीं मिल रही,
मेरे सुबह उठे और तकलीफ में उठे और एकदम से किसी से डांट पिट गई, चलो अच्छे मूड में उठे और एकदम से किसी से डांट पिट गई, पीड़ा में आ गए, और बच्चा बीमार है, पीड़ा में आ गए, आजकल के वक्त में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अर्निंग नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे, पीड़ा में आ गए, हर वक्त पीड़ा पीड़ा पीड़ा, मतलब आप कोई और दशा सोच ही नहीं सकते, आप सिर्फ पीड़ा की दशा में रहते हैं। ठीक है। दूसरी एक हमारे में दशा होती है, वो है भूख की दशा। ये खाने की भूख सिर्फ नहीं होती, ये होती है ये भी चाहिए मुझे, मुझे ये भी चाहिए, खाना भी चाहिए, 10 बारी खाना चाहिए, 2 रोटी में पेट नहीं भरा, मुझे 4 रोटी और दे दो, और मेरे पास इतना काफी तो है, लेकिन और आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं उसके तरह तुलना कर पाऊंगा, उसके साथ तुलना कर पाऊंगा, नहीं करूंगा क्योंकि मैं उससे ज्यादा बन जाऊंगा। तो वो भूख की जो मनोदशा होती है वो भी हमारे अंदर है। तीसरी मनोदशा हमारे में होती है स्टेट ऑफ फूलिशनेस। सो सेकंड इज स्टेट ऑफ हंगर, थर्ड इज स्टेट ऑफ फूलिशनेस, दैट इज मूर्खता। मूर्खता क्या होती है? बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ी मूर्खता जो आई थिंक मैं बहुत लोगों में बदलने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं मंदिर में बैठी और दिवाली की पूजा हो रही थी, तो मैंने सिर के ऊपर चुन्नी नहीं, मतलब होंगी टीनेजर होंगी, चुन्नी नहीं रखी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं चुन्नी क्यों रखूं, सिर के ऊपर चुन्नी क्यों रखूं, मेरे बाल है, ढकना है ना सिर को। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि बेटा ये तो रिस्पेक्ट है भगवान की तरफ। तो मुझे समझ में आया, फिर मैंने बोला ठीक है, रिस्पेक्ट है भगवान की तरफ। इधर से मेरे घर के एक सदस्य ने, मैं बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में थी, बहुत प्यार है हम सब में, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, ना ही किसी के बारे में बुरा भला बोल रही, बट एक सीख है। तो मेरे घर के एक सदस्य ने बोला मंदिर में बैठकर, ओए, मतलब गाली लेकर, ये लेकर आओ, नौकर को बोला ये लेकर आओ, सिर के ऊपर रुमाल था, और इधर से ऊंची आवाज में गुस्से में बोला ये लेकर आओ। मैंने उसी वक्त अपनी मॉम को बोला कि मम्मा ये क्या रिस्पेक्ट है ना? तो जो जिन्होंने ऐसे बोला था, तो उन्होंने वो भी हंस खेल कर बोलने लगे कुछ नहीं होता, वो बड़ी दूर था इसलिए मैंने ऊंचा बोला। लेकिन नहीं, मूर्खता वो होती है जब हमारे पास ज्ञान सही नहीं होता। ज्ञान जो हमारे को मिला है वो हमारे को हिस्सों में मिला है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ज्ञान को समझने के लिए बहुत पहले सालों, बहुत पिछले हजारों सालों पहले तैयार थे। हमारा दिमाग धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, एज एंड व्हेन द वर्ल्ड इवॉल्व, बढ़ता गया, हमारा दिमाग का जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से ही दिमाग हमारा तंदुरुस्त और पक्का है। तो जरूरी नहीं है कि जो पिछले सालों में या 1000 सालों में आपको सीख दी गई थी वो आज काम आएगी, वो नहीं काम आएगी। तो मूर्खता उसे कहते हैं जब आप अपने दिमाग में जो पहले सीखा था उसी में अड़ जाओ, लेकिन आज जो एक किसी का दिल, चाहे आपके बच्चे का दिल, चाहे आपके पड़ोसी का दिल कुछ और कह रहा है, आप उसको ना समझकर पहले की ही बात करते जाओ, तो उसे मूर्खता की मनोदशा कहते हैं, क्योंकि वो जो आगे सीखने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, मेरे माँ बाप ने ऐसा ही सिखाया था और यही सही है, तुम मूर्ख हो, तुम मेरे साथ बहस कर रहे हो, ये गलत है, ऐसी फिर बातें, चर्चा शुरू हो जाती है। मूर्खता जो होती है वो होती है, मैं आपको कुछ बताती हूँ उसके एग्जाम्पल। जैसे हम सोचे समझे बिना किसी को जज कर ले, कोई आया, क्या हाल है, मैंने भी सोचे समझे बिना जज किया, मुझे फिर क्लियर किया गया था, बट मैं छोटी थी, राइट? तो हमें अब अपने बच्चों को सिखाना है, अपने आप को सिखाना है। कोई आया, किसी ने कुछ कहा, तो हम एकदम से उसको जवाब देना शुरू करते, कैसे बात कर, आराम से बात कर। आप पहले हम सोचे समझे बिना एक तो दूसरा बोल रहे हो,
आप भी उसको जवाब सोचे समझे बिना बोल रहे हैं। तो किसी के बारे में, उसके बैकग्राउंड, उसके बारे में जाने बिना आप किसी का इमेज, किसी का पिक्चर, किसी की तस्वीर नहीं बना सकते। वो मूर्खता है। दूसरा, एकदम से अ, कुछ भी करो उसका एकदम से आपको परिणाम चाहिए, एकदम से रिजल्ट चाहिए, वो भी मूर्खता है। मैंने आज किया, मुझे आज ही चाहिए। अरे नहीं मिल रहा, इनको कोई अक्ल ही नहीं। क्यों? आप ये नहीं देखते कि आपके अंदर कितना उतावलापन है, कि आप अपनी मूर्खता नहीं देख रहे हो कि दुनिया इतनी सदियों से चली आ रही है, आज तक किसी को नहीं पता कि हमने जिंदगी कैसे जीनी है, और आप कह रहे हो कि आज आपको सब कुछ आ जाए। मूर्खता है। ठीक है। मूर्खता एक और चीज है, जब हम किताब की पढ़ी लिखी बातों को सबके ऊपर जताना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर जताए बिना, अपने ऊपर जताए बिना शुरू कर देते हैं। तो ये आई डोंट नो, मैंने ये शेयर किया था पहले, नहीं किया था, आज फिर से शेयर कर देती हूँ। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ और शायद आप भी भूल जाए कि एक गुरु थे, उन्होंने अपने एक ने उनको बोला कि एक माँ अपने बच्चे के साथ आई है, आपसे बात करना चाहती है। तो माँ बच्चे के साथ आती है, कहती है गुरुजी, मेरे बच्चा बहुत मीठा खाता है, इसको मीठा कम कराओ, नहीं तो पीड़ित रहता है हमेशा, इसका पेट में पीड़ा रहती है, इसका मीठा कम करा दो, कुछ तो चमत्कार दो। गुरुजी कहते हैं ठीक है, 1 महीने के बाद आए। तो वो चले जाते हैं। तो गुरुजी का शिष्य कहता है कि गुरुजी आप तो इतने चमत्कारी हो, 1 महीने के बाद वो इतना मीठा खा लेगा, बीमार हो गया, कुछ हो गया फिर? तो गुरुजी ने बोला पहले मुझे तो मीठा खाना बंद करने दो, मैं किसी को क्या बोलूं, तुम ये बंद करो, पहले मैं तो इस ज्ञान को देने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए कभी भी किसी को जज मत करो जब तक आप दूसरे इंसान की हालातों में न चलो। अगर एक आपके घर की औरत या घर का आदमी किसी वजह से परेशान हो, उसकी बात को समझो, उसके पीड़ा को समझो, कहाँ से वो आया है, वो किस परिवार से आया है, उस परिवार का क्या कल्चर रहा है, और क्या उनके उठने बैठने का ढंग रहा है, उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर क्या उसकी हालात का असर हुआ है, समझो। जब आप ये समझना शुरू कर दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो तब तक आप वैसे उस अपनी पीड़ा को भूल जाओगे, उसने आपके साथ क्या किया। बट फिर भी आप इस गहराई से सोचोगे तो आपके लगेगा कि कितनी जल्दी क्यों है मुझे हर चीज में हाजिर जवाब देने की। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ एंगर, दैट इज क्रोध की मनोदशा। हम सब में है। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, किसी ने गलत समझ लिया, गुस्सा आ गया। हम अपने आप को बहुत जानते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ये कैसे कह सकता कि तुम्हें नहीं पता, गुस्सा आ गया। हर वक्त गुस्से में रहना, किसी ने कुछ कहा, चीख के चिल्ला के जवाब देना, मनोदशा गुस्से की। यहाँ पे हम कोई जज नहीं कर रहे, ये मनोदशा होती है। पांचवा, मनोदशा मानवता की मनोदशा, ये भी हमने है। ठीक है, ये भी हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है मानवता की। इसमें क्या होता है कि हम कोशिश, हमें अच्छा और बुरे की ज्ञान है, माँ बाप ने बहुत सिखाया अच्छा और बुरा क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया अच्छा बुरा क्या होता है, इसलिए हम हमेशा काम रहते हैं, शांत रहते हैं, और कर्म को अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और लेकिन इस दशा में हम अकारात्मक, नकारात्मक स्थिति के बहुत जल्दी शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने उतावले होते हैं हम इसमें मानवता की मदद करने में और मानवता की इस कंडीशन में, कि हम अपने दायरे भूल जाते हैं और आगे बढ़ बढ़ के मदद करते हैं। तो फिर क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, आप की उम्मीद होती है कि मैं तो अच्छा हूं, मुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं मिलता, तो आपकी उम्मीद के टुकड़े हो जाते हैं, तो आप गुस्से में आ जाते हैं। बहुत आसान है
चाहे आप कहें मानवता की दशा बहुत अच्छी, लेकिन इस दशा बहुत डेलिकेट होती है। इस दशा में आप एकदम से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। फिर छठी दशा होती है स्वर्गीय प्राणी की दशा, दैट इज हेवनली बीइंग, स्टेट ऑफ हेवनली बीइंग, जिसमें आप बहुत जिसे कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यू नो, कि आपको हर चीज जिंदगी में आराम मिला है, बहुत प्यार मिला है, आप आपने कभी दुख देखा नहीं है, और आप हमेशा इस दशा में रहते हैं, मनोदशा में रहते हैं कि मेरे साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और मेरे माँ बाप है मेरा ध्यान रखने के लिए, और मेरे पति है तो बड़ा प्यार करते हैं, आपके पड़ोसी में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप सबको ढींगे मारते होते हैं कि ढींगे में सच कह रही हूँ, नहीं करना चाहिए वैसे तो। मेरा पति तो बहुत अच्छा है, पता नहीं तुम क्यों अपने पति को इतना बुरा कहती हो, मैं तो अपने पति को बड़ा खुश रखती हूँ। या फिर पति कहेगा अच्छा मेरी पति तो बड़ा अच्छा खाना बनाती, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन हम उसी मनोदशा में रहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, मैं भगवान की तरह हूँ, मैं तो सबकी मदद करता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे को ज्ञान बहुत है, हम उस ईगो में आ जाते हैं। ऐसी मनोदशा हम सब में है, हमारी जिंदगी के सफर में हम सब इन मनोदशा से चलते हैं। अब ये जो 6 मनोदशा हमारी है, ये बाहरी दशा, बाहरी सर्कमस्टांसेस, बाहरी सिचुएशन से जुड़ी हुई, ठीक है। कैसे? पीड़ा, किसी ने कुछ कह दिया, पीड़ा आ गई, कुछ मिल नहीं रहा, अंदर से भूख है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो हम हमारी अंदर की भूख बढ़ जाती है कि मुझे ये भी चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। मूर्खता की दशा हम सब में है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मूर्खता रहेगी। और क्रोध अपने आप आ जाता है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, आपको कोई समझेगा नहीं तो क्रोध आ जाएगा, आपको गलत समझेगा तो क्रोध आ जाएगा। जब आप अपने आप को बहुत समझ ले जाते हैं फिर भी आपको कोई नीचा समझता है, क्रोध आ जाएगा। फिर मानवता की दशा भी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं लेकिन वो आपको वापस जवाब उसका अच्छा नहीं देते तो आप लो कंडीशन में आ जाते हैं। आप पैदा हुए हैं बहुत ही खुशहाल एटमोस्फेयर में, माहौल में, लेकिन दूसरा आपको बोलता है कि जरा सा कोई आपको बोले कि तुम समझते क्या अपने आप को, आप फिर से लोअर कंडीशन में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक आजादी नहीं रहती। जब आपके अंदर की दशा और बाहर की दशा ऊंच नीच एक दूसरे के साथ जोड़ के ऊंच नीच होती है, तो आपके अंदर एक अंदर जो आपकी भावनाएं वो एकदम से सप्रेस हो जाती है, तकलीफ में आ जाते हैं। तो अब ऐसा कौन सा दिमाग में वो हिस्सा है जिसके बारे में, जो पॉकेट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो जब हम उसके बारे में सोचें तो हम इन 6 दशाओं से लेकर बाकी के 4 दशों में जा सकते हैं। वो है, मुझ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में, धरती में इंसान पैदा हूं, पशु पक्षी जानवर हूं। इंसान पैदा होना वैसे ही बहुत गौरव का कारण है, राइट। और मैं इंसान, इसका मतलब मेरे में जबान, मेरी इंद्रियां हैं, मेरे में सोचने की क्षमता है, मेरे में रिश्ते निभाने की क्षमता है, मेरे में इंटेलिजेंस है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई उद्देश्य देते हैं, मेरा कोई लाइफ में पर्पस। हम ये सोचते ही नहीं, हम तो सुबह उठे, बिल पे करना है, खाना खाना है, और खाना खाना है, खाने के लिए पैसे कमाने हैं, सॉरी, खाने के लिए पैसे कमाने हैं, और दुनिया के साथ जीना है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये देखना है, न्यूज देखनी है। तुम भूल जाते हैं कि मेरा रोल क्या है यहाँ पे। इसके पास ये है, मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये बनना है वो बनना मेरा। जब आप अपना उद्देश्य समझेंगे कि मैंने क्या उद्देश्य देने के लिए मैं जिंदगी में पैदा हूं, आपको अपने आप अपने जिंदगी का रास्ता
नजर आ जाएगा, जहां पे आपको धन दौलत भी मिलेगी, आपको नाम शोहरत सब मिलेगा, लेकिन उस उद्देश्य के बिना कभी नहीं। फिर उद्देश्य के बिना आप हमेशा उतार चढ़ाव में रहेंगे, राइट। और आप देख रहे हैं कि रीड कैसे आपको उसी उद्देश्य की तरफ लेके जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सिलाई का प्लेटफॉर्म, इसका प्लेटफॉर्म, उसका प्लेटफॉर्म, इसका प्लेटफॉर्म। वो एक आपके लिए जरूरी नहीं यही प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए एक नजरिया है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन खुश रहो, लेकिन अपने टैलेंट को उभारो, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की दशा बनेगी। लेकिन हम किस दौड़ में पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मैम ने मुझे आज ये कह दिया, सर ने मुझे ये कह दिया, आज ये झगड़ा हो गया, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। ओके, अब इससे कैसे निकलना है? पॉकेट। हमारे में सेवेंथ स्टेट ऑफ माइंड, सातवीं दशा क्या है? वो है जागृत होने की दशा। ठीक है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था कि उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो हम साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट इसकी बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कितनी बात कर लोगे, कितना किसी को सुझाव दे दोगे, नहीं पढ़ने पड़ता, नहीं समझ आता। मुझे भी आज अगर कुछ मेरा इतना माइंड डिस्टर्ब होगा, मुझे कोई जितना भी समझा दे नहीं समझेगा, जब तक कोई इंसान मुझे या आपको उस लेवल तक ना समझाए जहां पे आपकी जागृत की स्थिति का पावर है। जब वो जागृत की स्थिति पर आप आओगे, तब आप देखोगे कि आपका दिमाग खुल गया, आपकी आंखें खुल गई, और आपको जो पहले नहीं समझ आ रहा था आपके सर से, आपके मैम से, अब सब समझने आता है। वो क्या हो सकता है? वो होता है इस जागृत वाली जो मनोदशा है, इसको क्या चाहिए? पूजा, मेडिटेशन, सोशल वर्क, दूसरों के लिए करना, उद्देश्य। मेरा इस दुनिया में आने का ऊपर वाले का क्या उद्देश्य है, और मैंने क्या उद्देश्य छोड़ के जाना है, वो समझने की क्षमता, शक्ति हमें है। ठीक है, अब आठवीं मनोदशा होती है कि चलो ये उद्देश्य मैंने सोच लिया, इसकी मनोदशा मुझ में है, आज मैं इसके बारे में सोचूंगा। कैसे? ओवरनाइट तो नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। अब इसमें आपके पास एक और मनोदशा है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइजेशन। हिंदी में इसको कहेंगे अवलोकन करना और एहसास करना। अवलोकन माने ऑब्जर्व करो कि आप आज किस तरह उठे, आपने किससे कैसे बात करी, आपके अंदर ऐसा क्या है जो दुनिया में दूसरों के चमका दे, जो आपको भी चमका दे, दूसरों को भी चमका दे। ठीक है, आप जब किसी से बात करते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ऐसा क्या है जिससे मैं जब उठूं तो मेरा इस काम को सोचकर मेरा दिल खुल खिल उठता है? उसको आप पैसे से मत तुलना कीजिए, उससे मत तोलिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, मेरा पड़ोस क्या कर रहा है, मेरे आगे पीछे क्या कर रहा है, या बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जिंदगी में आना उद्देश्य। और ये मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी साइंस रिसर्च कर चुका है। जब बहुत बड़ी महामारी हुई थी, इससे भी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, तो ऑलरेडी माइंड को डिस्कवर कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप अपनी हिस्ट्री से सीखोगे तो उसमें सब कुछ लिखा हो, सारे सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आज मैं आपके सामने ला रही हूँ, राइट। तो आप ये जब ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, कैसे ऑब्जर्व करने की क्षमता है आप में? आंखें बंद करके भी। 1, 2, दूसरों से फीडबैक लेकर आपको कैसा लगता है, मैं कैसे हूं, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, आपको कब लगता है कि मैं, आपको क्या लगता है मैं किस चीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, आपको कैसा लगता है जब मैं खा रहा होता हूँ या खा रही होती हूँ, आपके मन को क्या होता है जब मैं ऐसे बात करती हूँ, आपको कैसे लगता है, हाउ डू यू फील, और व्हाट डू यू थिंक आई हैव इन मी टू बिकम समबडी। मेरे में ऐसा क्या है कि मैं कुछ बन पाऊं। दूसरों का फीडबैक, उसको
से भी अपने ऊपर की ऑब्जर्वेशन मिलती है। एक और ऑब्जर्वेशन होती है जिसे अगेन कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कंप्यूटर में। आप के जो कंप्यूटर इंचार्ज है आप उनसे पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे करना, अपने आप को जानना कि मेरे ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें मैं जो मैं सोच नहीं पाई या सोच नहीं पाया, बट नाउ आई नो, जब मैंने ये टाइप करा तो मुझे पता चल गया मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक, ऑब्जर्व करिए, फिर आपके अंदर एक रियलाइजेशन आएगा, दैट इज एहसास आएगा। उस एहसास में आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन डालेंगे। डिटर्मिनेशन क्या है? आई कैन एंड आई विल। उस डिटर्मिनेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाए। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाए। आपको डिटर्मिन रहना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आज मैंने अगर डिटर्मिन कर लिया कि मैंने 10 लोगों को पढ़ाना है, आज मैंने डिटर्मिन कर लिया कि आज मैं 10 लोगों की जिंदगियों को ठीक करूंगा या करूंगी, तो आपको वो करना है, टारगेट्स रखना है, तो वो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी बहुत अच्छी, तो मेरे से 2-3 साल बड़ी है, मेरी क्लास स्कूल की फ्रेंड रह चुकी है और बहुत ही माना हुआ एक स्कूल अहमदाबाद में चलाती है और बहुत ही जाने माने स्पोर्ट्समैन की वाइफ है। उनके 2 छोटे बच्चे जब वो स्कूल में एडमिशन कराने बाहर गई तो वो खुश नहीं थी। तो उन्होंने, उनका बड़ा घर था, उन्होंने अपने स्कूल में, अपने घर में स्कूल शुरू कर दिया कि मैं खुश नहीं। उनके बच्चे दूसरे स्कूल जाते थे लेकिन उन्होंने जब तक अपने घर में स्कूल को, अपने घर को स्कूल में कन्वर्ट करा, तब तक उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसा क्या है जिससे कोई भी पेरेंट मेरे पास आए तो वो कहे कि मेरा बच्चा मुझसे भी स्मार्ट हो गया। तो जरूरी नहीं मार्क्स आपकी स्मार्टनेस बताएगा, आप क्या इंसान बनते हो आपकी स्मार्टनेस बताएगा। आप अपने माँ बाप से बात कैसे करते हो आपकी स्मार्टनेस बताएगा। आपने स्कूल से क्या सीखा, माँ बाप से बात कैसे करते हो, आप स्कूल में कैसे क्या सीखा। आपने मदर को आप देख रहे हो कि कुछ पूजा कर रही है या किसी से बात कर रही है, खांस रही है, तो आप एकदम से पानी लेकर आते हो, क्या आपके स्कूल में ये सिखाया है? तो ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बोला कि मेरे को सिखानी है, मैं पढ़ाई सब कुछ। उसने, उन्होंने क्या किया, किरण बीर सेठी है उनका नाम, उनका टेडेक्स पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, एंड गीत सेठी की वाइफ है वो। तो आप प्लीज अगर गूगल करना चाहें तो करिए, वंडरफुल, शी इज माय इंस्पिरेशन आल्सो। एंड उन्होंने एक टारगेट बनाया ऑफ आई कैन। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे टीचर्स नीचे बैठकर, उन टीचर्स के जो स्टाफ रूम है वो नीचे जमीन में बैठकर करते हैं, उनको ओपन क्लासरूम रखते हैं और कोई टेबल चेयर नहीं, ताकि मन खुला रहे और मन से वो लोग एक करिकुलम बनाए, ना कि सिटिंग स्ट्रेट इन द चेयर और टेबल पे बैठकर बिल्कुल बंद जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने टीचर्स को जमीन पे बैठकर बैठने का प्लान बनाया ताकि वो उठे, चले, चल फिर के बात कर पाए और कोई ऊंच नीच ना करे, राइट। फिर उन्होंने जो होमवर्क बच्चों को दिया वैसा दिया कि ना कि आप मैथ्स गणित को आप घर जाके होमवर्क करो, लेकिन आप गणित जो आपने सीखा क्लास में आप उस तरीके से करो जैसे आप मम्मी पापा को सिखा रहे हो। तो वो होमवर्क मिलता था कि आप ये मम्मी पापा को सिखाओ। तो जब आपने जो सीखा आप उसको सिखाओगे, वो उन्होंने उस लर्निंग मेथड को ब्रेन से मैच करके देखा कि बच्चे का ब्रेन उस चीज पे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, हर चीज उन्होंने करी कि जो भी उन्होंने उद्देश्य देने का एक्टिविटी करा कि हर इंसान इस धरती पर उद्देश्य देने के लिए आया है, तो सबसे पहले उन्होंने उद्देश्य नुक्कड़ नुक्कड़ ड्रामा शुरू कर दिया। इस औरत ने एक्चुअली मैं इनके साथ इन टच हुई तो मैंने अपने कुछ आइडियाज इनके साथ शेयर करे, तो इन्होंने वो आइडिया लिया और बहुत खुशी से लिया। और आप जान सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था फ्रैंकली,
बट उन्होंने उस चीज को बहुत बड़ा बना दिया। तो उन्होंने बच्चों के लिए एक जीब्रा क्रॉसिंग पेंट कराया स्कूल के बच्चों से, वो जीब्रा क्रॉसिंग पेंट करा दिया, जो अहमदाबाद में सिर्फ एक जीब्रा क्रॉसिंग है। ये औरत को बैरक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, 28 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। अच्छा, लास्ट चीज इस औरत की बात यह है कि जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि अब आप क्या करना चाहते हैं। कहती मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मुझे बहुत सक्सेस मिल गया। कहती है मैं अपने माइंड को काम रखने के लिए, अपने बच्चों के माइंड को काम रखने के लिए, और जब भी वो स्कूल शुरू करती हैं गेट पे खड़ी होती हैं और सारे के सारे बच्चे उनके पैर छूकर, और जैसे मैं उनको जानती हूँ वो पैर छूने वालों में से मेरी फ्रेंड नहीं थी, बट कैसे उन्होंने अपने आप को बदला एक शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में, और उनके सारे स्टूडेंट्स किस किस यूनिवर्सिटीज में, अहमदाबाद के यूनिवर्सिटीज में है, IIM ले लो आप, NIT ले लो, उनमें है। इट्स अ वेरी हाई लेवल स्कूल, लेकिन उन्होंने हमेशा मानवता से के साथ जुड़कर, ग्राउंडेड रहकर, हम्बल रहकर, इंसानियत से वो स्कूल बनाया, और दैट स्कूल हैज आल्सो गॉट द अशोका अवार्ड मिला है स्कूल को। और आप लोगों के पास भी एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म स्कूल का है, आप लोगों को भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप अपनी मनोस्थिति को ठीक करेंगे तो ही आप आगे बच्चों के साथ कुछ कर पाएंगे, राइट। तो लास्ट चीज उन्होंने बोली कि जब उन्होंने उनसे पूछा इंटरव्यू ने कि आप अब क्या करना चाहेंगे, आपको सक्सेस मिल गया, कहती मैं इस चीज को मेंटेन करना चाहती हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने माइंड को मेंटेन करो, अपने काम को मेंटेन करो, अपने घर के स्थिति को मेंटेन करो, तो ये ही इसी को कहते हैं जब आप में रियलाइजेशन, एहसास आए, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप में ऐसी कौन सी उद्देश्य देने की, एक हाउसवाइफ ने, एक प्रोफेशनल भी थी वो, उन्होंने कैसे अपने आप को उद्देश्य देने के लायक समझा। और मैं उनको अपने स्कूल डे से जानती थी, बिल्कुल वो ऐसी थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनको जब रियलाइज हुआ कि कैसे बच्चों के थ्रू रियलाइज हुआ कि कैसे उनके बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिली जो वो देना चाहती, तो उन्होंने अपने आप को बदल कर सबसे पहले अपने आप के अंदर को ठीक करा, एहसास किया कि मुझे कैसी, अपने बच्चे को कैसी जिंदगी देनी है, मैं सबसे पहले वो जिंदगी खुद क्रिएट करूंगी, राइट। 9th दशा होती है, मनोदशा होती है एनलाइटनमेंट की, दैट इज प्रबुद्ध। ये हम सब में मनोदशा है। तो ये जो दशा की जो पॉसिबिलिटी है, ये रुक कर नहीं होती, पीड़ा में जाकर नहीं होती, किसी स्थिति के ऊपर प्रश्न करके नहीं होती, कोई डाउट नहीं होती। ये वो दशा में है जिसको अगर हमने टैप कर लिया, पकड़ लिया, तो ये हमारी जो हम दशा उद्देश्य की दिशा बना लेंगे, हमारी ये दशा हमेशा एक रहेगी, कभी वापस आपको जाने नहीं। फिर से कहती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। 9th स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबुद्ध की जो दशा होती है हमें, अगर आप उसको टैप कर लेंगे, ये सोच के कि मैंने पीछे देखना नहीं है, मैंने अपनी इस दशा को जागृत करना है, कैसे अपने उद्देश्य की दिशा को निकालकर मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं उसी पे चलूं, चाहे मुझे जितना भी उतार चढ़ाव आज देखना पड़े, मैं इसी दिशा में चलूंगा। यू विल सी योरसेल्फ वेरी सक्सेसफुल, आपके माइंड को भी बहुत काम मिलेगा। लास्ट स्टेट ऑफ माइंड इज सुप्रीम नोबल बीइंग। इसका मतलब है सर्वोच्च नेक इंसान, सर्वोच्च नेक इंसान मतलब हमेशा नेक रहना, किसी भी हालात को अपने अंदर अपने आप को हिलाने नहीं देना। इतनी नेकता की ताकत हमारे मनोदशा में, हमारी मनोदशा है। हम कितना आसान है कहना ना, तुम ये कर सकते हो, भाई मैं तो नहीं कर सकता। कौन कहेगा ये इंसान? जो मूर्ख हो,
क्योंकि उसके पास 10 मनोदशा का ज्ञान नहीं है। आज आपके पास 10 मनोदशा का ज्ञान है, बिल्कुल वैसे कि आपके घर में दही है, चीनी है, दाल है, सब्जी है, और आपके हाथ है, पैर है, सिर है, सब कुछ है। और आपको आके कोई कुछ कहे कि आप किसी को कुछ कहे, भाई मुझसे तो नहीं होगा, आपके पास है, आप बस उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, राइट? सो इस दशा को लाना कैसे है? तो हमारी जो 10 मनोदशाएं हैं, 6 मनोदशाएं घटोती पे लाती है, जिसमें गुस्सा है, मूर्खता है, भूख है, अ, पीड़ा है, अ, पीड़ा है, और ईगो है, राइट? सो और ऑल्सो मानवता है, कि मानवता की मनोदशा है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा करूँ तो अच्छा ही मिलेगा। तो ये आपको हमेशा उतार चढ़ाव में रखेंगे। इससे उठकर हमने किस पे ध्यान देना है आज से? 4 मनोदशा में। एक, कि मेरे में जागृत होने की मनोदशा। वो कैसे करेंगे? हर रोज अपने दिनचर्या में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ, आंखें बंद करके मेडिटेशन जरूर कीजिए। अपने मन के अंदर को झांकना, उसके साथ रिश्ता निभाने से हमारे अंदर का, जो मैंने लास्ट सेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी थी, उसको बहुत शांति मिलती है। जब आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है मेडिटेशन से, तो वो बैलेंस हो जाता है, तो वो आपको एनर्जी भी देता है और आपके मन को शांत भी रखता है। वो भी है, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के साथ एक रिश्ता निभाते हैं, उससे भी मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये वाले इस चीज को आप हर रोज कीजिए। इस पे इसको गहराई से, ज्यादा ध्यान से कीजिए। दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है? आप सेंटर से जुड़े हुए हैं, आप सेंटर से इतना कुछ सीखते हैं, आप दूसरों की मदद कीजिए। ये वाली दशा, मनोदशा आपकी इन 3-4 चीजों से उत्पन्न होगी, ठीक है? खुलेगी। अभी बंद है, अभी आप पीड़ित हैं, लेकिन अब पीड़ा आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने बड़े बड़े भयंकर चीजें हो चुकी है सालों साल पहले, तब भी लोगों ने बोला हमारी जिंदगी में आने का फायदा क्या है, हमें नहीं पता। तो आज हम फिर से ये बोले जिंदगी में आने का फायदा क्या? इसका मतलब पीछे जिंदगी से कुछ सीख ही नहीं रहे, इससे ज्यादा मूर्खता कुछ नहीं होगी। तो आज के सेशन में जो भी मैं ये 4 दशाएं कह रही हूँ, आप उसको एकदम से लागू करना शुरू कीजिए। नंबर 1, जो मैंने आपको बताया, जागृत करिए, सोशल वर्क कीजिए, पूजा, मेडिटेशन। सेकंड, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन से आपको क्या अच्छा लगता है, आप में क्या टैलेंट है। दूसरे से फीडबैक लीजिए कि आपको कैसा लगता है, मैं कैसा हूँ, मैं बात करने में कैसी हूँ, क्या करती हूँ। आप मुझे मेरे बारे में अच्छा बुरा सब बताइए, मैं अपने को जानना चाहती हूँ। फिर उसको एहसास कीजिए। एहसास में भी वक्त लगता है, क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। लेकिन आपको जब पता चलेगा कि आप कैसे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो उसको एहसास कीजिए, उसको गौर कीजिए, चाहे उसको ड्राइंग करिए या लिखिए, गौर कीजिए, अपने ऊपर वक्त निकालिए प्लीज। ऑलरेडी दूसरों के दुख को समझना, रुक कर किसी के दुख को सुनकर समझना, चाहे वो आपके अपने घर का, अपने परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। सो कमिंग बैक टू इट, कि जो 9th स्टेट ऑफ माइंड है, वो है अपने अंदर के प्रबुद्ध को जगाना। वो मनोदशा को आप जगा सकते हैं, जिससे आपकी जो पीड़ित दशा है, वो खुशी वाली दशा में, जॉय में बदल जाएगी, ठीक है? तो वो वाली जागृत कैसे करनी है? जब आप अपने मन को जिद करके मनाएंगे कि मैंने अपनी पीड़ा को सोचना ही नहीं है,
क्योंकि जब आप खुद देखेंगे कि जब आप जॉय से काम कर रहे हैं तो आपके मन को अच्छा लगता है। छोटा सा केस कहानी सुनाना चाह रही थी जो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। तो ये 3 सहेलियों की कहानी है। इस कहानी में एक सहेली जो है वो शेफ है, एक सहेली मार्केटिंग में अच्छी है और एक सहेली वकील है। तो जो शेफ है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसको उसके लिए वैल्यूज मॉरल्स बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो वो किसी को माफ नहीं करती है। तो उसका एक रेस्टोरेंट होता है। तो उस रेस्टोरेंट में जो हेड शेफ होता है वो देख लेती है वो कोई चोरी करता है। तो ये हेड शेफ जो ये ओनर होती है ये उसको, और ये हेड शेफ के सिर पे पूरा रेस्टोरेंट चल रहा होता है। तो ये इस लेडी का नाम होता है डैना। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ डैना। तो डैना उसको कहती है कि इस रेस्टोरेंट से निकलना पड़ेगा, और वो हेड शेफ बहुत सालों से काम कर रहा होता है। तो वो कहता है ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और वो पिया होता है, वो कुछ शराब की बॉटल्स की चोरी करता है। तो वो उसने पी होती है तो वो सूंघ लेती है, कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम निकल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं तुम मेरे ऊपर गलत तोहमत लगा रहे हो। तो कहती है मेरे छत के नीचे ये नहीं चलेगा, झूठ पकड़ा गया, बस निकल जाओ। निकल जाता है, उसको बाहर फेंक देता है। अब वो अपना पूरा रेस्टोरेंट चलाती है। अब वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि इतने सालों से 20 सालों से वो चला रहा होता है रेस्टोरेंट, अब वो कैसे चलाएगी। अब दूसरा एक और शेफ होता है। सो 3-4 लोग उसके रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो वो दूसरा शेफ कहता है कि मैम मैं अपना रिज्यूमे दे देता हूँ, मैं अपना उसकी जगह मैं ले लूंगी, तुम अपना काम करो। तो सबके साथ वो रुखी हो जाती है, अपनी बेटी के साथ भी रुखी हो जाती है। इतना काम करती है, इतना काम करती है कि एक दिन जमीन पे गिर जाती है। उसको अस्पताल लेके जाते हैं और अस्पताल में उसकी फिर अस्पताल से भी वो उठकर ठीक ठाक होके वापस उसी दिन आ जाती है। और सब उसका हाल पूछते हैं, तभी रूखेपन में कहती है प्लीज मुझे कमजोर मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो। तो फिर उसकी बेटी भी नाराज हो जाती है और उसकी बेटी कहती है कि मम्मा आप बहुत रूड हो गए हो, आप जैसे बात करते हो किसी को नहीं अच्छा नहीं लगता। आपके जितने भी प्यार करने वाले आपके लोग जिंदगी में है वो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप अकेले रह जाओ। कहती रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं। तो फिर उसका जो ये हेडशेप होता है ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा हेडशेप भी हूँ। तब तक वो उसको हेडशेप की नौकरी भी दे देती है। कहते हैं कि तुम जाके जरा किसी से प्लीज अपने मन की बात करो, ये सही नहीं चल रहा। तो वो जाती है एक वहां का जो चर्च होता है उसकी लेडी प्रीस्ट के पास। तो वो कहती है कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा, मैं सबसे ज्यादा खुशहाल होती थी, ना मस्ती करती थी, इतना जोक करती थी, आज मेरे को सिवाय गुस्से के कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ गुस्से से सबको देखती हूँ, मैं थक गई हूँ। मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है, मेरे सब प्यार करने वाले मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे हाइपर टेंशन हो गया, बीपी हो गया है, डायबिटिक हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो उससे कहती है, जो लेडी प्रीस्ट होती है वो कहती है कि तुम्हारे को ऐसा क्यों हो रहा है, तुम सोचो, ऑब्जर्व करो, रियलाइज करो। तो वो ऑब्जर्व करती है, रियलाइज करती है। तो उसको रियलाइज होता है कि उसकी मदर ऐसी ही स्थिति में उनकी मौत हो गई थी, और उस मौत से वो इतना डर गई है कि जब भी उनको कोई मदद करने की कोशिश करता है उनको अपनी मदर की कमजोरी याद आ जाती है, और इसकी वजह से वो गुस्से नाराज हो जाती है, गुस्से में आ जाती है कि मैं अपनी मदर की तरह कमजोर नहीं हूँ। तो वो रो पड़ती है कि मैंने अपनी मदर को बहुत जल्दी खो दिया, और क्योंकि मेरी मदर हमेशा पीड़ा में रहती थी। तो फिर लेडी प्लीज कहती है अगर वो पीड़ा में रहती थी तो तुम पीड़ा में क्यों रहना चाहती हो, तुम्हारी खुशी कहाँ पे है। तो वो कहती है मेरी ताकत खुशी है, और मेरी ताकत किचन में है, और मेरे किचन मेरा किंगडम है, मेरा राज्य है। तो लेडी प्लीज कहती है ठीक है, तो सिर्फ तुमको एक चीज बदलनी है। अगर तुम अपनी गुस्से से जॉय, खुशी से अपनी किचन को चलाओ,
तो देखो क्या होता है, तुम इस वक्त गुस्से से किचन को चला रहे हो, तुम पीड़ा से हटकर प्रबुद्धता से अपनी किचन को चलाओ। अब वो प्रबुद्धता कैसे आएगी, वो तो टैग करने से आएगी ना, एकदम से नहीं आ सकती है। तो वो थी कौन सी कंडीशन में, एक कंडीशन में ऑब्जर्वेशन और रियलाइजेशन में, अवलोकन कर रही थी, एहसास हुआ, ठीक है। अब प्रबुद्धता कैसे आई वो सुन, उनको समझ आ गया कि मैंने अगर किसी के साथ मेरी खुशी चला रही हूँ, तो दूसरों को खुशी देने के लिए चला रही हूँ, दूसरों को खाना अच्छा मिले, उनका खाना स्वाद रहे, वो खुश होकर मेरे रेस्टोरेंट से बाहर जाए, तो मैं गुस्से से दूसरों को खुश कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, हर कस्टमर के पास जाकर टेबल पे जाके उसके कांधों पे हाथ रख के पूछा कैसा है खाना, और सबको इकट्ठा करके रेसिपी सिखाती है। और वो कितने खुशी से, बूढ़े होते हैं 80-90 साल के होते हैं, और कितनी खुशी से वो फिश बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां बनाते हैं। और जो उसको उससे प्यार मिलता है, उससे उसके अंदर प्रबुद्धता आ जाती है, एहसास के बाद उसको एनलाइटनमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की पीड़ा को ना देखकर अपने अंदर की जॉय देखी कि मुझे जॉय कहाँ मिलता है। और जब उसके दिमाग, आंखों के आगे से अंधेरा हटा, क्योंकि दिनचर्या से वो इतना अपने आप को खो बैठी थी कि वो अपने अंदर के जॉय की क्षमता, जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको भूल चुकी थी। जब उसने उसका बटन चलाया और ये एहसास किया, अपने अंदर के एहसास की, दूसरों को खिलाकर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं दूसरों को खिला कर ही अपने अंदर की जॉय को करूंगी। तो वो एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा रेस्टोरेंट चलाती है। और उसके क्योंकि उसकी इतनी प्रभुता आ जाती है कि उसको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है, और वो बहुत खुशहाल हो जाती है। उसकी बेटी अगर कहती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तो वो चीखती चिल्लाती नहीं है, वो कहती है ठीक है टाइम पे वापस आ जाए। तो वो सबके साथ चीखना चिल्लाना बंद कर देती है। 10th इज स्टेट ऑफ, एक और स्टेट पे आपने ध्यान देना है, 4 स्टेट के साथ लास्ट स्टेट है कि आपने सर्वोच्च नेकता पे ही ध्यान देना है, कि आप हमेशा नेक काम करोगे, नेक सोच रखोगे, नेक व्यवहार रखोगे, तो आप कभी भी रिसीव नहीं होगे, माने वापस 6 कंडीशन में, पीड़ा की कंडीशन में कभी नहीं जाओगे। वो कैसे करोगे? सबसे पहले हमेशा अपनी भावनाओं को के साथ रिश्ता बना के रखो, और उसको मेजर करो कि मेरी इस वक्त भावनाएं दुखी है, पीड़ित है, या खुशहाल है। दुखी है तो किसी से बात करके उसका अंत करो। अपने रिएक्शन पे ध्यान दो, रिएक्शन माने कि आप हाजिर जवाब कैसे दे रहे हो, उस पर ध्यान दो। किस बर्ताव से आप किससे बात कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। आप गुस्से से जवाब दे रहे हो तो वो नेकता नहीं है। प्यार से जवाब दे रहे हो, शायद शुरू में प्यार से ना आए, उसके लिए आपको नेकता के लिए प्रैक्टिस करना है। हर रोज प्रैक्टिस करोगे, 4 मानव दशा की हर रोज प्रैक्टिस करोगे, आपका दूसरा स्वभाव बन चुका होगा ये, ठीक है। अपने आप आपका मन ही नहीं करेगा कि जोर से रिएक्ट करने का, आप अपने आप बोलोगे हाँ ठीक है, बोल, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। अपनी भावनाओं के ऊपर ध्यान देना कि अगर आपको कोई पीड़ित रखता है, किसी को अलाउ मत करने देना कि आपको कोई दुख दे। उस दुख को एड्रेस करो, या किसी घर के सदस्य से बात करो, या किसी प्रोफेशनल से बात करो, या मैम से बात करो। दूसरी चीज, अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है, बिल्कुल हिचकिचाइए मत, उसको आ, अच्छे व्यवहार से उसको एक्सप्रेस करिए। चाहे आप ड्रॉ करके मम्मी को समझाइए, अपने हस्बैंड को समझाइए, आपके अंदर कुछ दुख चल रहा है, कुछ शक चल रहा है, कुछ ऐसी बात चल रही है, इमीडिएटली बोली इस स्थिति, ये स्थिति मनोदशा ठीक नहीं है, ये मुझे नीचे ले जाएगी, इस मनोदशा को मुझे बाहर निकालना है। उसको ड्रॉ करिए, या फिर फोन उठाइए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, ये मुझे कोई बात अंदर चल रही है, मुझे खत्म करना, लेकिन अच्छे व्यवहार से, ये नहीं कि किसी के पीछे पड़ जाओ कि उसको काम नहीं करने दो, ठीक है। व्यवहार का मतलब क्या होता है? धीमी आवाज, रुक कर बात करना,
दूसरे की सुनना, बार बार फोन नहीं करना, एक बारी उसके कान में डाल देना। दूसरा अगर कह रहा है कि मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, तो रुक जाना, इंतजार करना शांति से और पेशेंटली आप किसी को अपने मन की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थिंक बिफोर यू एक्ट। किसी को फोन करने या किसी को बताने से पहले सोचो, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, इसकी जरूरत है या नहीं है। मेरे साथ ये बहुत होता है। मेरा सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक आजकल लॉकडाउन में मेरा वक्त होता है, सबको मालूम है। 6 बजे उठती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, वॉक करती हूँ, चांटिंग करती हूँ। मेरी अपनी एक स्पिरिचुअल पाथ है जो जिसको मैं मानती हूँ। चांटिंग करती हूँ, वॉक करती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। क्योंकि 6 से 8 तक कोई घर की एक्टिविटी नहीं होती जिसमें मेरी कोई जरूरत हो, तो मैंने वो वक्त अपने लिए निकाला हुआ है। उसी वक्त में माइंड इतना खुल जाता है कि मन करता है ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, अच्छा इसको मैसेज कर दो, ये मैसेज कर दो। फिर मैंने देखा है मुझे कितना तकलीफ दे रहा है। 6 कंडीशन में आ जाती हूँ, छोड़ दे। अब मैं वो ही करती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, और जब तक मैं वो कर रही होती हूँ, जो मेरा मन करता है किसी को कुछ कहने का या बोलने का, वो मेरे दिमाग से निकल चुका होता है। इसका मतलब वो उस चीज को मैं अपने आप हैंडल कर सकती हूँ, मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये अपनाओ, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। कभी भी कोई बात एकदम से आए उसमें उतावला मत हो, सोचो थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे सोचो कि मैं ये बात किसी से करूंगी नहीं, फिर भी मन में रहा तो करूंगी, नहीं रहा इसका मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं। राइट, नेक्स्ट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस आया, मैंने आपको पहले ही बताया है, नर्वस सिस्टम के टाइम मेडिटेट करो, शांत हो जाओ, ड्राइंग करो, गाने सुन लो, लेकिन मैनेज करो, स्ट्रेस को हवा मत दो, पीड़ा में आ जाओगे। टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मानसिक एंड शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। खाना अच्छा खाइए, सादगी से खाइए, बहुत है। कोई जरूरत नहीं है कि आज मैगी नूडल्स खाना है, वंस इन अ वीक खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उतावले करने का मन करता है, इट्स ओके, बट उसको हैबिट नहीं बनाइए। क्योंकि क्या होता है, इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर एक बुरी चीज को आप 10 बारी कॉन्स्टेंटली हर रोज खाएंगे, वो बीमारी का कारण है। और यही चीज को आप उल्टा कीजिए, 10 दिन आप हर रोज अच्छी चीज खाएंगे जो आपके सेहत के लिए अच्छी होगी, वो आपके शरीर को इतना ताकतवर बना देगा कि 10 दिन के बाद 11वें दिन अगर आप कोई जंक फूड खाएंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन 12वें दिन फिर से नॉर्मल खाना खाओ। तो अपने तंदुरुस्ती का ध्यान दीजिए। और पिछले सेशंस की रिकॉर्डिंग है, उसमें मैंने बताया कि क्या खाना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खाइए, बेकसूर वंस अ डे खाइए। आप सूरज का डेफिनेटली ग्रहण कीजिए। आप पानी 10-15 ग्लास जरूर पीजिए, और पूरा अपना पौष्टिक पूरे खाना खाइए जैसे आप खाते हैं, और तंदुरुस्ती वाला खाना खाइए। और अपने माइंड को अगर आप स्टेबल रखेंगे, तो आपके अंदर जो आप खाना खा रहे हैं, तो उसको अंदर उतावलापन नहीं आएगा। क्योंकि जब उतावलापन, माइंड अगर स्ट्रेस रहेगा, उतावलापन आता है, तो वो आपके अंदर जो आपके इंटेस्टाइन्स है उसमें खाना सड़ जाता है। बिल्कुल जैसे आप फ्रिज के बाहर खाना रखेंगे वो खराब हो जाता है, बिल्कुल वैसे अगर आपका माइंड स्ट्रेस रहेगा, तो आप खाना बॉडी में तो चला जाएगा, लेकिन आपके माइंड के की वजह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपके ऑर्गन्स ठीक तरह काम नहीं करेंगे, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, सड़ जाएगा। सड़ जाने से आपके अंदर बीमारी हो जाती है, और आपके अंदर एसिडिटी हो जाती है, हवा जगह ले लेती है। तो इसलिए माइंड को काम रखिए, तो आपका शरीर में जो आप खाना डाल रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने का वक्त दीजिए।
2-3 घंटे लगते हैं खाना डाइजेस्ट होने में। बीच में अगर भूख लगे तो सिर्फ एक बिस्किट खा लीजिए या पानी पी लीजिए, कुछ अच्छा ठंडा नींबू पानी पी लीजिए, लेकिन जो डाइजेस्ट हो रहा है 2-3 घंटे का उसको डिस्टर्ब मत कीजिए बिल्कुल। राइट, नेक्स्ट, दूसरों के साथ जुड़ाव बना के रखिए, रिश्ता बना के रखिए, अच्छा रिश्ता। कभी किसी को जज मत कीजिए, फॉर गॉड से कभी नहीं कीजिए, सबसे बड़ा पाप होता है। हर इंसान इस धरती पर, ये फिलॉसफी नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत लोग इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं और इसको मान चुके हैं कि हर इंसान अपना कोई उद्देश्य देने इस धरती पे आया है, उसको उद्देश्य देने का वक्त दीजिए, करने दीजिए, किसी को जज मत कीजिए कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। इसलिए लोगों के साथ रिश्ता बना के रखिए, कभी भी लोगों को ऊंच नीच जाति में कभी मत देखिए। सिर्फ भगवान का भेजा हुआ इंसान आप सब, हम सब किसी उद्देश्य को देने आए। सिर्फ एक इंसान की आत्मा से आप रिश्ता बनाइए। इंसान का रूप क्या है, मोटा है, पतला है, ढेर है, काला है, गोरा है, आप कौन होते हैं इस चीज को जज करने वाले? हम कौन होते हैं इस चीज को जज करने वाले? आप उसकी कला को देखिए, आप उसके अंदर के दिल की खूबसूरती को देखिए, आप उसके ह्यूमर को देखिए, जॉय को देखिए कि कितना खुशहाल है ये इंसान। राइट, आप उसके टैलेंट को देखिए, आप उसके इंटेलिजेंस को देखिए, आप उसके रिश्ता निभाने की ताकत को देखिए, आप उसका रिश्ता निभाने की जिंदगी जैसे वो चला रहा है उसको देखिए, बात कैसे कर रहा है उसको देखिए। अभी जो मैंने शेफ की कहानी सुनाई वो इतनी मोटी है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो कितनी खूबसूरत और कितनी स्मार्ट है कि कोई उसको देखकर सबसे पहला कमेंट ये नहीं करेगा कि उफ देखो कितनी मोटी, वो सिर्फ उसको देखेंगे कितना टेस्टी खाना बना रही है, सब उसको देखेंगे कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि उसने अपने अपने अंदर अपने अपीयरेंस को ना देखकर उसने अपने आप को खूबसूरत बनाया है, क्योंकि वो दुनिया के साथ रिश्ता बना रही है। सो दुनिया के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ते पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो कैसा लग रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, अगर कोई रूड है तो फिर उस पे भी कम ध्यान दीजिए, उसकी रूडनेस, उसके बोलने का ढंग भी कहीं से आ रहा है तो उस पे भी कम ध्यान दीजिए। जब तक वो मार धाड़ पे नहीं उतर आता, जब तक वो पागलपन पे नहीं उतर आता, तब भी मैं कहती हूँ जज मत कीजिए। जरूर वो पागलपन डॉक्टर के पास ले जाने लायक है, वो उसकी गलती नहीं है। जब तक कोई मार धाड़ पे नहीं आ जाता, जब तक कोई अपना आपा नहीं खो बैठता, तब तक आप किसी को जज मत कीजिए। जस्ट अंडरस्टैंड कि वो किसी मानव दशा से आए हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ उसमें ये देखा गया कि जब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव उन्होंने देखा कि कैसे ये दिमाग, लास्ट पॉइंट ये हम उस पे आ गए हैं फाइनली, कि जब उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सी मानव दशा है, मानव दशाओं को तो सबसे पहले उन्होंने 10 दशाएं देखी मानव दशा, फिर उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी मानव दशा है जिसका बटन हम दबाएंगे और दुनिया को बताएंगे जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो वो मानव दशा के बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। आज से अप्लाई कीजिए, वो है हमारी सकारात्मक रहने की दशा, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग। वो क्या है, कैसे रखना पॉजिटिव थिंकिंग? अच्छी चीजों पे ध्यान रखिए, फोकस ऑन गुड थिंग्स। अगर कोई नेगेटिव चीज है, न्यूज में कुछ नेगेटिव आ रहा है, स्विच ऑफ, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, टीवी को स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं अच्छा लग रहा, कोई चीख रहा चिल्ला रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कॉटन डाल दीजिए, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं अच्छा लग रहा, अपना बचाव कीजिए, पॉजिटिव। हाँ, अगर आप मदद करने की हिम्मत रखते हैं, ओहो ये अच्छा नहीं लग रहा, वो बेचारे ऐसे चीख रहे हैं, चलो उनके साथ हम बैठकर ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, ठीक है। दूसरी पॉजिटिव कैसे रखना है, अपने आप को माफ करिए, जो हो गया आज तक सो हो गया। आज नया ज्ञान मिला है, आज साइंटिफिक ज्ञान मिला है जो कभी फेल नहीं होगा। आज मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आज कोई किताबी बातें नहीं है, आज पूरा एक्सपीरियंस का मिला है। सबके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा। तो इसका मतलब है
कि सबसे पहले जो मुझे नहीं पता था, मैं अंधेर नगरी में था या थी, सबसे पहले मुझे अपने आप को माफ करना है और उन सबको माफ करना है जिनको मैंने जाने अनजाने में कुछ कह दिया। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूं, मैं जज नहीं करूंगा। सो वील कंक्लूड नाउ, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड एनीवेज। एंड प्लीज जो आज पॉइंट्स के बारे में बात करी है, उन पॉइंट्स को आपने अगर नोट डाउन करा है, लिखिए और उसको अप्लाई कीजिए और रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।